अब की बार अख्तरुल ईमान के ताल्लुक से लोगों ने फैसला लिया है कि कोई प्रधानमंत्री बने, कोई गृह मंत्री बने, किसकी सरकार हो, जो सीमांचल की फलाह की बात करेगा उसी को वोट करेंगे यहाँ के लोग। एनआरसी और सीए के खिलाफ वोट होगा। मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी नोची जा रही है उसके खिलाफ वोट होगा। शरीयत पर हमला करने वालों के खिलाफ वोट होगा। बाबरी मस्जिद पर ताला लगाने वाला और बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों के खिलाफ वोट करेगा यहाँ का मुसलमान। लोगों को दिग्भ्रमित करके आप वोट नहीं ले सकते हैं। मीर जाफ़र भी मुसलमान था, मीर सादिक भी था। हमारी मजलिस किशनगंज में खड़ी होगी जहाँ मेरी बात सुनने वाला होगा, जहाँ मेरे सलाम का जवाब देने वाला होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी रो में हम गैर मुस्लिम भाई का भी काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी को 2 MP है, राजद को 1 भी MP नहीं है, 0 वोटे सन्नाटा। हमारे 4 स्टेट में MLAs हैं, 150 कारपोरेटर है। मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिया, रोजा रख रख के वोट दिया, नमाजें पढ़ के वोट दिया, मजारों में चद्दर चरा के वोट दिया। मेरी हालत ठीक हो नहीं हो, लालू जी मुख्यमंत्री बन जाए, हमारी कौम बर्बाद हो जाए, लेकिन राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन जाए, यही सब दुआएं मांगी जा रही थी। हमारे आबा व अजदाद ने मांगा, मेरे गार्जियन लोग कि हमने जिसके लिए दुआएं मांगी, जिसके लिए गर्दनें कटाई और जिसके लिए मज़ारों में चद्दर चढ़ाया, इन लोगों ने हमारे साथ हकमारी किया। 70% यहाँ पर मुसलमान है, तकरीबन 3 मुस्लिम कैंडिडेट है। आप पर क्यों भरोसा करेगा कोई? भाई 3 मुस्लिम कैंडिडेट है, हम तो ये नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि यहाँ के लोग जातीयता पर वोट नहीं करता है। यहाँ के लोग कभी कभी दिग्भ्रमित होकर वोट किया। जैसे हमने कहा आपको कि राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जावेद को वोट किया, तो जावेद की जीत नहीं थी, वो राहुल गांधी की जीत थी। अच्छा, तो लोगों ने तो देख लिया कि राहुल जो है, जावेद साहब जो है, वो कांग्रेस का जानशी नहीं बन सके और उन्होंने 5 साल में एक प्लास्टिक का फैक्ट्री नहीं लगा सके। यदि वो 5 साल में अगर मेहनत किए होते और विपक्ष में कांग्रेस थी, वैसे कमज़ोर विपक्ष है, उनकी तो विपक्ष की हैसियत भी नहीं रही है। 543 में अगर 44 आता है तो कैसी विपक्ष है आप समझ ही रहे हैं। तो कम से कम एक प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाते तो हम समझते हैं कि 10,000 सीमांचल का तो नहीं, किशनगंज पार्लियामेंट्री सेगमेंट का 10,000 नौजवानों को भैया रोजगार मिल जाती है। तो ये मुसलमान हिंदू के मसला में नहीं है। सीमांचल की बदहाली पर इन लोगों ने काम नहीं किया। तीसरा उम्मीदवार आपने जो कहा कि मुसलमान है, वो हम उसको RSS का पोषपालक मानते हैं। वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, यहाँ BJP इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ RSS की आइडियोलॉजी इलेक्शन लड़ रही है। यहाँ माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में बैठ कर के एक लाहे अमल तैयार हो रहा है कि कैसे किशनगंज सीट मोदी के खाते में जाए। ये सिस्टम बनाया जा रहा है। पूर्व में जो यहाँ पे लड़े थे दिलीप जायसवाल, उनको लॉलीपॉप थमाया गया है ताकि वो रोना धोना नहीं करे। वज़ीर बनाया गया है बिहार में उसको, अभी मंत्रालय में, तो वो बना रहे हैं मुजाहिद को जीतने के लिए। नागपुर से सिस्टम बन रहा है कि किस सिस्टम के आलोक से मैं जीता जाए, लेकिन पूरा भरोसा है, भरोसा ही नहीं, पूरा 100% यकीन और एतमाद है। 74% आबादी वाला किशनगंज जो मुसलमानों से भरा पड़ा है, NRC और CA के खिलाफ, NRC और CA के खिलाफ वोट होगा। मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी नोची जा रही है उसके खिलाफ वोट होगा। शरीयत पर हमला करने वालों के खिलाफ वोट होगा। बाबरी मस्जिद पर ताला लगाने वाला और बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों के खिलाफ वोट करेगा यहाँ का मुसलमान। यकीन रखिए, लोगों को दिग्भ्रमित करके आप वोट नहीं ले सकते हैं। मीर जाफ़र भी मुसलमान था, मीर सादिक भी था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के अवाम पे हम लोग को भरोसा है कि अख्तरुल ईमान ही अख्तरुल ईमान होगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो सिर्फ आप मुसलमानों को लेकर चलेंगे क्या? अगर आप यहाँ से जीतते हैं, आपकी पार्टी जीतती है, अख्तरुल ईमान जीतते हैं, तो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदू को छोड़ देंगे आप? ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया भाई। हाँ। ये आप जैसे आप पत्रकार लोगों का पुराना डायलॉग हो गया। जैसे आप मुसलमानों की बस्ती में अजान काहे मारते हैं, तो हम कहाँ मारेंगे अजान? ब्राह्मण की बस्ती में, हम ब्राह्मण की बस्ती में मारेंगे अजान? भाई हमारी खेती यहीं पे हो सकती है। हम काशी और मथुरा में हमारी मजलिस खड़ी होगी,
हमारी मजलिस किशनगंज में खड़ी होगी, जहाँ मेरी बात सुनने वाला होगा, जहाँ मेरे सलाम का जवाब देने वाला होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी रो में हम गैर मुस्लिम भाई का भी काम कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं कैसुद्दीन अवैसी साहब हों या अख्तरुल ईमान साहब हों, मदरसा अजीजिया जला पिछले साल बिहार शरीफ में, वहाँ छोटा सा दंगा हुआ और मुस्लिम रेवड़ी वालों का भी नुकसान हुआ तो नॉन मुस्लिम का भी हुआ। आपको पता है अख्तरुल ईमान साहब गए तो नालंदा में और डीएम ने उनको गया के बॉर्डर पर रोक दिया, अरेस्टिंग हुई उनकी, फिर उनको इजाज़त मिली जाने की। उन्होंने जेबे खास से 25 रेवड़ी वाला फल फरोश लोगों को स्थापित किया पैसों से, और वहीं पे 10 नॉन मुस्लिम रेवड़ी वालों को फुटपाती कारोबारी भाइयों को जो गैर मुस्लिम थी उनको भी उन्होंने मदद करी है। करते हैं बात। अब सवाल ये है कि आप देश का प्रधानमंत्री जातीयता की बात करता है तो ये तो बड़ी बात है। देश का प्रधानमंत्री जय श्री राम बोलता है, देश का गृह मंत्री जय जय श्री राम JSR का नारा लगाता है। JSR का नारा हमने कभी नहीं सुना कि देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री JSR का नारा लगाए। तो जातीयता पर वो लोग काम करता है, RSS की आइडियोलॉजी काम करती है। अख्तरुल ईमान साहब, अवैसी साहब और MIM सारे दलों, सारी जाति के लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं हम लोग। और ये पार्टी ही दलितों और मुसलमानों की गठजोड़ की ये पार्टी है। आप पता कर लीजिए, इसकी आइडियोलॉजी को जानिए, आपको पता चल जाएगा। ये तो हमारे मुखालिफिन का मसला है कि हमने इश्तियाक अहमद क्यों नाम रखा। अरे भाई मेरे ये सूट करता है तो हम वही नहीं रखेंगे। इश्तियाक अहमद ही सूट करता है वही नहीं रखेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर मेरे सूट कर रहा है तो हम वही रखे हैं। उसमें आपको क्या, कोई ये NGO नहीं ना है। आपका राष्ट्रीय जनता दल को जिस EC ने रजिस्ट्रेशन दिया है, कह तो रही कि हम मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं। कहाँ लेके चल रहा है? कुछ मुसलमान है तो वजीर पीकदान है। आपके बागी MLA जो अरे गए भाई थे, मंत्री बनाया गया। अब सवाल है, मंत्री बनाया गया, उसमें से एक को बनाया गया है मंत्री। कुछ मुसलमान ऐसे हैं उसमें जो वजीर पीकदान बने हुए हैं। तेजस्वी के अब्बा के टाइम में उगलदान उठाते थे। अभी तेजस्वी 9वीं पास 29 साल का लड़का, वहाँ पर देखिएगा 66 साल का मियाँ भाई हमारा टोपी लगा करके पीकदान उठा रहा है। तो कौन सा है, कौन सी हिस्सेदारी हो रही है? वो गुलामी है। आप गुलाम बना के रखे हैं, आप हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। हिस्सेदारी अगर दिए होते तो देख लीजिए, MLC चुना, राज्यसभा भेजा, क्या क्या भेजा। अब देखिए, हम पे लांछन लगाना राजद वालों को शोभा नहीं देता है। हमारी पार्टी को 2 MP है, राजद को एक भी MP नहीं है, 0 वोटे सन्नाटा। हमारे 4 स्टेट में MLAs हैं, फिर भी इंडिया 150 कारपोरेटर हैं। आपको कोई गले लगाने को तैयार नहीं है। उन लोगों के लिए हम लोग सांसद की पार्टी वो इंडिया अलायंस गले क्या पैर पड़ेगा। उन लोगों को ये यकीन हो जाए कि मुसलमान केवल वोट देगा, हिस्सेदारी नहीं मांगेगा और लीडरशिप नहीं खड़ी होगी, तो वो लोग पैर भी पकड़ेगा। तो हिस्सेदारी बाप बोलेगा, बाप बोल तो रहे। अगर हम लोग खाली जैसे लालू के टाइम में 90 से लेकर के सन 2005 तक मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिया, रोज़ा रख रख के वोट दिया, नमाजें पढ़ के वोट दिया, मज़ारों में चद्दर चरा चरा के वोट दिया। मेरी हालत ठीक हो नहीं हो, लालू जी मुख्यमंत्री बन जाए, हमारी कौम बर्बाद हो जाए, लेकिन राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन जाए, यही सब दुआएं मांगी जा रही थी। हमारे आबा व अजदाद ने मांगा, मेरे गार्जियन लोग हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नस्लें आई है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन देखा कि हमने जिसके लिए दुआएं मांगी, जिसके लिए गर्दनें कटाई और जिसके लिए मज़ारों में चद्दर चढ़ाया, इन लोगों ने हमारे साथ हकमारी किया, कोई हिस्सेदारी नहीं दिया। अब देख लीजिए ना भाई, 90 से पहले का जादव गांव में भैंस लेके आता था, ग्वाला दूध देता था, आज दरोगा बन के आता है, DM बन के आता है। पढ़ा लिखा तभी ना बना। सवाल ये देखिए तो पढ़ना पड़ेगा भाई, रिजर्वेशन का मसला आप क्या बात करते हैं? दरोगा बन के मेरी बस्ती में आता है, रिजर्वेशन का मसला रिजर्व सीटों से आता है। और आप जानिए वक्त का चीफ मिनिस्टर के वक्त में कितनी बहाली हुई जादवों की,
कितना कट मार कर आपको नहीं पता है? हम मुसलमान हैं, सामान्य जाति से आते हैं, दूर दूर तक हमारा कोई मसला नहीं है नौकरियों में। हमको आरक्षण देना भाई, आरक्षण देने में क्यों पेट में दर्द है इन लोगों को? आखिरी सवाल, आपकी पार्टी जो है यहाँ पर कहिए तो सीमांचल में मजबूत हो रही है, काफ़ी सारे आरजेडी के लोग आपके पार्टी का दामन थाम रहे हैं, कुछ तो वजह होगी? मजबूत हो रही नहीं, मजबूत है मेरे भाई। पूरे तौर पे 5 एमएलए जीते, 6 एमएलए जीते हम लोग सीमांचल में, 6 एमएलए जीते, पता है कि नहीं? 2019 में 1 एमएलए जीते और 5 एमएलए हम लोग 2020 में जीते। और सदर सीट हम लोग हार गए, थोड़ा सा जो एमएलए था उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हार गए, तो 6 एमएलए जीते। और सीमांचल में आज कोई माय का जना, कोई भी राजनीतिक पार्टी एमआईएम को, अख्तर उल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासी क़यादत को इग्नोर करके, लांग करके राजनीति करना चाहेगी, नामुमकिन। देखिए अख्तर उल ईमान साहब प्रचार प्रसार कर नहीं रहे हैं। अख्तर उल ईमान साहब जनता के बीच में लगातार अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। हाँ, नहीं, लगातार जनसंपर्क में तो है ही और जनता के बीच में भी है। अभी तो चूँकि एमएलए हैं 3 साल से, तो अवाम के बीच में कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन आप देखेंगे कि जब वो 2014 से लेके 2020 तक विधायक नहीं थे, केवल वो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इससे अधिक मेहनत से जो अवाम के बीच में थे, जिसका फल ये मिला 2020 में कि 5 एमएलए जिताने में भी कामयाब रहे। और 2019 में जब लोकसभा लड़े तो 3 लाख वोट ला करके विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दिए। तो इस बार क्या है, त्रिकोणीय मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा अख्तर उल ईमान रुझान है। काहे का त्रिकोणीय मुकाबला होगा भाई? लोगों ने 56 साल का नौजवान राहुल गांधी को पिछले बार ही इतना बुरी तरीके से इतने गलत अफवाह उठा दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अवाम ने वो देखा भी नहीं डॉक्टर जावेद को, चाहे वो डगरवा में हो, बायसी में हो, अमोर में हो या आपका पोटिया दिगलबैंग में हो, कई लोगों ने जावेद को नहीं देखा। अवाम ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे दिया। पूरे बिहार में सफा चट कर गया कांग्रेस, 1 सीट जीती 40 में, वो भी सिर्फ किशनगंज। अख्तर उल ईमान साहब को लोगों ने हरा नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री इसको राहुल गांधी को बनाने के वास्ते जावेद को वोट दिया। लोगों ने 5 साल देख लिया है, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस दम तोड़ दी है। बिहार में सफ़ेद हस्ती से मिट गई है कांग्रेस। अब की बार अख्तर उल ईमान के ताल्लुक से लोगों ने फैसला लिया है कि कोई प्रधानमंत्री बने, कोई गृह मंत्री बने, किसकी सरकार हो, जो सीमांचल की फलाह की बात करेगा, जो सीमांचल के अक़लियतों के फलाह के लिए, दलितों के फलाह के लिए बात करेगा, जो यहाँ के नौजवानों के रोज़गार की बात करेगा, जो सीमांचल की बदहाली की बात करेगा, उसी को वोट करेंगे यहाँ के लोग। और लोगों ने तय कर लिया है कि अख्तर उल ईमान साहब को वोट करना है, कांग्रेस को वोट नहीं करना है।